अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ चैप्टर के ऊपर में आते हैं, जो कि है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इन इंडिया। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सेकेंड चैप्टर का ही हम एक एक्सटेंशन इसको बोल सकते हैं। सेकेंड चैप्टर में जो हमने दो लॉज के बारे में देखा था, जो कि था वहाँ पे एयर पोल्यूशन एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, और उसके साथ साथ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो ये दोनों जो एक्ट्स थे, इन दोनों का ही एक एक्सटेंडेड चीज़ हम इस चैप्टर में एज अ अलग हेडिंग के साथ हम लोग यहाँ पे उसको स्टडी करेंगे, जो कि मेनली है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। अब है क्या कि ये जो दोनों ही यहाँ पे एक्ट्स थे, एयर कंट्रोल एक्ट और जो भी था, मतलब एयर एक्ट और वाटर एक्ट, उन दोनों में ही यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस्टेब्लिश करने के बारे में बात की गई है। तो वो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, कौन कौन उसमें रहेगा, जो रहेगा उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या उसका पावर्स रहेगा, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में बेसिकली जो है वो स्टडी करनी है। ठीक है। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह ब्रीफली डिस्कस द इमरजेंसी मेजर्स दैट द स्टेट बोर्ड में टेक टू मिटिगेट एयर पोल्यूशन अंडर द एयर एक्ट। मतलब अगर एकदम से इमरजेंसी में या फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया तो वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि स्टेट बोर्ड ले सकता है एयर एक्ट के अंदर में। ठीक है। सो सेक्शन 17 lays down the functions to be performed by the state boards. Now the state board shall plan and implement comprehensive programs for the prevention, control or abatement of air pollution. It shall also devise the state government on such matters. मतलब बेसिकली वो यहाँ पे प्रोग्राम्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा और प्रोग्राम्स को वो जो है यहाँ पे चलाएगा। मतलब बेसिकली एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए प्रोग्राम्स को यहाँ पे वो चलाने के बारे में बात करेगा। ठीक है। ये जो प्रोग्राम्स हैं किस तरीके से एनवायरमेंट पोल्यूशन को रोका जा सकता है, इसके तहत वो अलग अलग प्लान्स एंड प्रोग्राम्स को ये करेगा, स्टार्ट करेगा, और उसी के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी एडवाइस करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट भी ये जो काम है ये कैसे कर सकती है। फिर है इट शैल collect and disseminate information regarding air pollution. It shall organize training and mass awareness programs regarding air pollution control, prevention and abatement. तो पहला था कि ये यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह चलाएगा, और दूसरा है कि दैट इट शैल कलेक्ट एंड डिससेमिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन। मतलब एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग जागरूकता फैलाना, इंफॉर्मेशन फैलाना, वो काम भी ये यहाँ पे करेगा। और ट्रेनिंग एंड मास अवेयरनेस, मतलब लोगों को बताना, लोगों को ये बारे में ट्रेन करना, उनको स्किल्स सिखाना कि कैसे एयर पोल्यूशन को रोका जा सकता है, वो काम ये यहाँ पे करेगा। फिर it shall expect at reasonable times any control equipment, industrial plant or manufacturing process and give orders to the people in charge to further the process of combating air pollution. मतलब बेसिकली अगर उसे कभी ये लगता है कि ये काम यहाँ पे, मतलब किसी भी जगह पे जा कर के उस जगह का जो इंस्पेक्शन वगैरह है वो यहाँ पे कर सकता है, और उन जगह का मालिक या फिर जो भी उस जगह का इंचार्ज रहेगा उसको वो ये दे सकता है, डायरेक्शन वगैरह दे सकता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे एयर पोल्यूशन को रोकेंगे। ठीक है। मतलब जगह में जा कर के इंस्पेक्शन वगैरह करना, ये देखना कि वहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सारी बातें भी वो यहाँ पे कर सकता है। फिर इट शैल इम्पैक्ट एंड एसेस द एयर क्वालिटी एट डेजिग्नेटेड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज एज इट में थिंक नेसेसरी। मतलब इंस्पेक्ट और असेस करेगा, मतलब एयर क्वालिटी को वो बार बार यहाँ पे चेक करते रहेगा कि जो एयर क्वालिटी है वो सही है कि नहीं है। फिर इट शैल ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर द एमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज। मतलब स्टैंडर्ड्स वगैरह वो यहाँ पे सेट कर सकता है कि एयर पोल्यूशन किस हद तक यहाँ पे अलाउड है, क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करके रखने के लिए डेवलपमेंट को तो नहीं छोड़ सकते ना, डेवलपमेंट भी तो करना ही पड़ेगा। तो डेवलपमेंट भी हो और एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल रहे, ये बात का यहाँ पे ध्यान रखने के बारे में कहा गया है। नाउ द स्टेट बोर्ड्स शैल ऑल्सो एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द सूटेबिलिटी ऑफ एनी लोकेशन दैट इज टू बी यूज्ड फॉर सेटिंग अप एनी इंडस्ट्री। हाँ, और अगर इंडस्ट्री वगैरह अगर लगाना भी है तो कौन सा यहाँ पे जगह ठीक रहेगा जहाँ पे इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, कहाँ पे इंडस्ट्री लगाने से वो जगह, मतलब वो जगह भी ठीक रहेगा और उससे कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह भी नहीं होगा, वो बातें भी यहाँ पे वो बता सकता है। नाउ द बोर्ड्स आर ऑल्सो सेट अप दैट लैब्स इन देयर स्टेट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सैंपल वगैरह लिया जाता है तो वो लेबोरेटरी में भेजा जाता है,
तो वो लेबोरेटरी में भी जो लेबोरेटरी भेजा जाएगा वो लेबोरेटरी भी यहाँ पे वो ये कर सकता है। तो इमरजेंसी मेजर्स जैसा तो कुछ खास यहाँ पे था नहीं, ये क्वेश्चन में इमरजेंसी वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, मेनली जो उसका फंक्शंस है उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर सबसे पहले बात करते हैं तो पहला तो वही है कि वो यहाँ पे अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स एंड प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेगा और उनको लगाएगा जो कि एयर पोल्यूशन को रोकने पे ये एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए होंगे। वो स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इस एडवाइस दे सकता है। फिर एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना, इंफॉर्मेशन वगैरह देना, ये भी वो यहाँ पे कर सकता है। लोगों को स्किल सिखाना, लोगों को यहाँ पे ट्रेन करना, वो काम भी वो ये कर सकता है। फिर अगर बात करते हैं तो जगह पे जा करके वो इंस्पेक्शन कर सकता है कि वहाँ पे सब कुछ एयर पोल्यूशन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एयर पोल्यूशन एक कंट्रोल मैनर में हो तो उसी के रिगार्डिंग वो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स वगैरह को सेट कर सकता है। फिर अगर बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को वो ये एडवाइस कर सकता है कि भाई यहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाइए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वो यहाँ पे लेबोरेटरीज़ को सेटअप कर सकता है और उसी के साथ साथ एयर क्वालिटी को भी वो बार बार जांच सकता है। ठीक है, ये इसके यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं। नाउ व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बाय द स्टेट बोर्ड अंडर द एयर एक्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल एमिशन ऑफ एनी एयर पोल्यूटेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड्स एज लेड डाउन बाय द स्टेट बोर्ड। मतलब अब अगर फॉर इंस्टेंस मान के चलो स्टेट बोर्ड ने एक पर्टिकुलर लिमिट यहाँ पे लगा दिया है, अब उस लिमिट के बाहर अगर थोड़ा बहुत भी अगर गलती से भी अगर यहाँ पे ये हो जाता है, अगर वो ये हो जाए, मतलब व्हाट शुड बी से, अगर एमिशन हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। सो अंडर सेक्शन 23 वेयर एनी एमिशन ओवर द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑकर्स ड्यू टू एन एक्सीडेंट और अनफोर्सीन event, the person operating the industrial plant shall report the fact the same to the state board and other relevant authorities to which they shall take remedial action as soon as possible। मतलब जैसे ही यह हो जाता है तो जो भी आदमी की वजह से वो हुआ होगा या फिर जो भी आदमी वहाँ पे वो ये कर सकता है, वो सारा का सारा वो जो है सबसे पहले एक रिपोर्ट देगा स्टेट बोर्ड को और उन सभी अथॉरिटीज़ को जो कि यहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिनके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एंड वो जो है वो जितना जल्दी हो सके वो वहाँ पे एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 23 स्टेट्स दैट वेर इन द एमिशन ऑफ एनी एयर पोल्यूटेंट इनटू द एटमॉस्फेयर इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑकर्स और इज एप्रीहेंडेड टू ऑकर ड्यू टू एक्सीडेंट और अदर अनफोर्सीन एक्ट और इवेंट, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्रीमाइसेस शैल फॉरवर्ड इंटीमेट द फैक्ट टू द स्टेट बोर्ड एंड टू प्रिस्क्राइब द अथॉरिटीज ऑन रिसीप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन वेदर थ्रू इंटीमेशन और अदरवाइज द स्टेट बोर्ड एंड द अथॉरिटीज और एजेंसी शैल एज अर्ली एज प्रैक्टिकेबल कॉज सच रेमेडियल मेजर्स to be taken as are necessary to mitigate the emission of such air pollutants if any expenses are incurred by the state board authority। मतलब कोई भी अगर expenses होता है तो वो उसी आदमी से लिया जाएगा जो कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू और ऑफ पब्लिक डिमांड इस नेचर का रहेगा, मतलब वो कंपल्सरीली यहाँ पे पेएबल रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा मेनली अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्टेट बोर्ड का मतलब बेसिकली अगर कुछ खास यहाँ पे स्टेटेड नहीं है, अगर कभी भी यहाँ पे एक्सीडेंटल एमिशन अगर हो जाता है तो जिस भी आदमी के कारण वो हुआ होगा वो स्टेट बोर्ड के साथ साथ बाकी सारे अथॉरिटीज़ को इस बारे में बताएगा और वो अथॉरिटीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो इसमें कार्रवाई करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, और जितना भी खर्चा वगैरह अगर वहाँ पे होगा वो सब उसी आदमी से लिया जाएगा। नाउ डिस्कस द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब सेंट्रल बोर्ड मतलब एक बोर्ड होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट का होगा और एक बोर्ड होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे होगा। अब इसका फंक्शंस क्या होगा, तो मोर और लेस तो सेम फंक्शंस ही इसका होने वाला है। तो वाटर बोर्ड का अगर हम लोग बात करते हैं तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16 अकॉर्डिंग टू विच द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड इज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस वगैरह देना, उसको थोड़ा बहुत ये देना कि हाँ ये ऐसे होगा वैसे होगा। फिर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट बोर्ड्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग देम। हाँ, अगर 2 से ज़्यादा स्टेट बोर्ड्स हैं जिनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है या फिर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स वगैरह अगर हो रहा है तो उसको भी वो यहाँ पे ठीक कर सकता है। नाउ प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड्स कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च रिलेटिंग टू, तो यहाँ पे भी वही बात है कि स्टेट बोर्ड को मदद पहुँचाना, रिसर्च वगैरह करना,
ट्रेनिंग वगैरह देना, अवेयरनेस वगैरह फैलाना, ये सारा काम इसका भी यहाँ पे है। प्लान एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ पर्सन एंगेज और टू बी एंगेज इन फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। मतलब मोर और लेस उनका सेम फंक्शंस ही यहाँ पे है, कुछ खास डिफरेंस उसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो दोनों का एक ही आंसर भी वहाँ पे लिखा जा सकता है, बट याद रखना कि ये वाटर बोर्ड का, वाटर एक्ट के अंदर में जो सेंट्रल ये है, एंड वो एयर एक्ट के अंदर का स्टेट बोर्ड था, बट मोर और लेस यहाँ पे वही रहेगा। बट हाँ, यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वगैरह फिक्स नहीं यहाँ पे किया जाता, मतलब वाटर के लिए कुछ खास यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टेट द powers of board as laid down under the water state the powers of board as laid on under the water act। तो अगर बात करते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, अच्छा एक सेकेंड, ये जो ऊपर का जो आंसर है ये यहाँ पे मैंने एयर एक्ट के हिसाब से दे दिया है, जबकि ये वाटर एक्ट के हिसाब से होगा। अच्छा, ये आंसर को चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो एयर एक्ट के हिसाब से दिया हुआ है, क्योंकि वाटर एक्ट में सेक्शन नंबर 18 में ये बात स्टेटेड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये देख लेना, मतलब ये जो आंसर है ये आंसर गलत नहीं है, ये जगह ये इसका मतलब इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एयर एक्ट का आंसर है। अब अगर बात करते हैं स्टेट द वाटर पोल्यूशन में जो सेंट्रल बोर्ड है उसका क्या होगा और जो स्टेट बोर्ड है उसका यहाँ पे क्या होगा। तो अगर बात करते हैं वाटर के रिगार्डिंग, सो द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ बीन एम्पावर्ड बाय सेक्शन 18 ऑफ द वाटर एक्ट टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड रहेगा वाटर वाला, सेंट्रल वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो स्टेट कंट्रोल बोर्ड को यहाँ पे ये देगा, मतलब एडवाइस वगैरह देगा। ये बात सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्शन, एडवाइस, ऑर्डर, ये सारी वो चीज़ें यहाँ पे दे सकता है। द CPCB हैज़ पावर्स टू परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स डायरेक्शंस। और अगर वो मतलब फॉर इंस्टेंस अगर सेंट्रल बोर्ड ने कुछ डायरेक्शन वगैरह दिए, बट उसके हिसाब से अगर यहाँ पे कोई जो है वो काम वगैरह अगर नहीं होता है, तो फिर उस काम को सेंट्रल बोर्ड अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकता है। फिर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन एम्पावर्ड टू इशू डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 33A ऑफ द वाटर एक्ट टू डायरेक्ट द प्रोहिबिशन, क्लोजर और रेगुलेशन ऑफ एनी ऑपरेशन, इंडस्ट्री और प्रोसेस और रेगुलेशन ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एनी अदर सर्विस। मतलब वाटर पोल्यूशन यहाँ पे ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई भी किसी चीज़ का प्रोहिबिशन, किसी चीज़ को एक अलग तरीके से करना, मतलब बेसिकली वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है, अगर वो डायरेक्शन देना चाहता है तो वो डायरेक्शन दे सकता है, अगर वो किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना चाहता है तो वो उस चीज़ को प्रोहिबिट कर सकता है, अगर वो किसी चीज़ को यहाँ पे बंद करना चाहता है तो वो भी वो यहाँ पे कर सकता है। मतलब ऑल टुगेदर इट कैन डू लिटरली एनीथिंग जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये हो, ज़रूरी हो। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो चाहे हमारा एयर एक्ट हो या चाहे वो वाटर एक्ट हो, दोनों ही एक्ट्स में अगर हम लोग देखें तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मोर और लेस सेम ही यहाँ पे फीचर्स रहता है। बट अगर देखें तो सेंट्रल बोर्ड जो रहता है उसका फीचर्स, उसका जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिया रहता, वो थोड़ा सा यहाँ पे कम रहता है। मेनली उसका जो फंक्शन होता है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कंट्रोल करना ही वहाँ पे लिखा रहता है। बट जो मेन काम है, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही लास्ट में करती है, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उतना ज़्यादा टाइम एंड रिसोर्सेज नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सो मच टाइम एंड रिसोर्सेज, वो ये बात में ये करता है कि भाई ये जो काम है ये हम स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को ही यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, now the state pollution control boards have been entrusted with the power to lay down standards of discharge as well as the treatment of effluents into the water bodies for all persons to comply, including body corporates, in order to achieve the aim of controlling and preventing water pollution. The state pollution control boards have the power, यहाँ पे भी वही बात है, obtain information, maintain records of the flow or volume of the effluents, carry out stream surveys and gather information। मतलब बेसिकली वाटर पोल्यूशन में के रिगार्डिंग जो कुछ भी है, जितना भी इंफॉर्मेशन वगैरह की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है, जो कुछ भी हमें इसकी ज़रूरत है वो सारी इन्फॉर्मेशन को वो यहाँ पे मंगवा सकता है। मतलब किसी भी आदमी के ऊपर में अगर ये शक है कि वो वाटर पोल्यूशन यहाँ पे कर रहा है तो उस पोल्यूशन को रोकने के लिए वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन वगैरह वो वहाँ से मांग सकता है। फिर वो यहाँ पे जो है वो इट कैन
कलेक्ट सैंपल वगैरह भी वो यहाँ पे कलेक्ट कर सकता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि शायद सेक्शन 26 था, जिसके हिसाब से सैंपल कलेक्ट करने का जो पावर है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया गया था। नाउ एंटर एंड इंस्पेक्ट एट एनी टाइम टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड फॉर एग्जामिनिंग द प्लांट रिकॉर्ड्स, मतलब वो किसी भी जगह पे जा करके इंस्पेक्शन वगैरह कर सकता है, ये देखने के लिए कि जो बोर्ड के हिसाब से जितना स्टैंडर्ड के हिसाब से उस जगह पे काम होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो रेस्ट्रिक्शन और डायरेक्शन वगैरह वो इशू कर सकता है। रिफ्यूज और विदड्रॉ कंसेंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री को नहीं बसने देना, ये काम भी वो यहाँ पे कर सकता है। कैरी आउट अदर वर्क्स, और अगर बाकी का भी कोई काम अगर वगैरह है तो वो भी वो यहाँ पे कर सकता है। एंड अप्लाई टू द कोर्ट्स टू रेस्ट्रेन द पोल्यूटिंग इंडस्ट्री और रेस्ट्रिक्शन पोल्यूटिंग, और कोर्ट वगैरह के पास भी जाने का उसका मेन ये रहता है। तो ऑल टुगेदर ये 4 क्वेश्चंस कर लेने के बाद एक बात जो कि हमें अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई है वो ये है कि बोर्ड चाहे कोई भी हो, चाहे वो वाटर एक्ट का बोर्ड हो या चाहे वो एयर एक्ट का बोर्ड हो, मोर और लेस उनका जो फंक्शंस होता है वो सेम ही होता है। और सेंट्रल बोर्ड जो एयर एक्ट का है एंड उसके साथ साथ वाटर एक्ट का है, दोनों ही एक्ट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड का काम यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल बोर्ड का जो काम है वो स्टेट बोर्ड्स के ऊपर में एक निगरानी या फिर एक वॉच डॉग रखने वाला काम उनको दिया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट बोर्ड के बारे में तो ग्राउंड लेवल पे जो मेन काम यहाँ पे किया जाना चाहिए वो स्टेट बोर्ड के थ्रू ही यहाँ पे होता है। अब स्टेट बोर्ड का यहाँ पे क्या क्या पावर है तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से करते हैं। तो दोनों ही स्टेट बोर्ड के पास में ये पावर होता है कि वो इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है, उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन वगैरह मंगवा सकते हैं। किसी भी जगह को जा कर के वो इंस्पेक्शन वगैरह वहाँ पे कर सकते हैं। फिर सैंपल लेने का काम भी वो कर सकते हैं, बट सिर्फ वाटर के केस में। फिर अगर कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह, कोई प्रोहिबिशन वगैरह अगर लगाना है तो वो भी वो यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी जो भी काम ये ज़रूरी है वो सारा काम भी वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं व्हाट आर द रिस्पेक्टिव रोल ऑफ द बोर्ड एनालिसिस्ट एंड द गवर्नमेंट एनालिसिस्ट इन मेकिंग द रिपोर्ट अंडर द वाटर प्रिवेंशन एक्ट, शॉर्ट नोट ऑन एनालिसिस, शॉर्ट नोट ऑन गवर्नमेंट एनालिसिस। मतलब बेसिकली अब ये जो दोनों ही बोर्ड्स होते हैं ये अपने हिसाब से लेबोरेटरीज वगैरह को यहाँ पे वो लोग इस्टेब्लिश करते हैं। अब ये जो लेबोरेटरी वगैरह यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है ये सारा का सारा लेबोरेटरी में एनालिसिस्ट रहते हैं जो कि मेनली वो वाटर के सैंपल को यहाँ पे जाँच करके अपना रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं। तो उनका यहाँ पे क्या पावर है, क्या ड्यूटीज़ वगैरह है, वो सारा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच पर्सन्स हु आर फिट एंड हैव द प्रिस्क्राइब्ड टू बी and have the prescribed qualifications to be government analyst. They are responsible for analysis of samples of water or of sewage or trade effluent sent for analysis to a laboratory established under this act. मतलब बेसिकली सेक्शन 53 के हिसाब से जितने भी मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगा वो यहाँ पे ये इसको अपॉइंट करेगा, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट को वो यहाँ पे अपॉइंट करेगा जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट एनालिसिस का वो लोग यहाँ पे काम करेंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट एनालिसिस्ट को यहाँ पे अपॉइंट करता है, उसका जो भी क्वालिफिकेशन होगा वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे प्रिस्क्राइब करता है। और यही वो लोग हैं जिनका मेन जो काम है वो रहता है कि वो कैसे यहाँ मतलब बेसिकली जो पानी का सैंपल वगैरह होता है उसको जांचना, उसको देखना कि हाँ ये सैंपल जो है ये ठीक है या फिर नहीं है, ये इन्हीं का यहाँ पे काम रहता है। सिमिलरली द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ऑल्सो अपॉइंट सच पर्सन हु आर फिट एंड हैव द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस एज एनालिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ सैंपल्स ऑफ वाटर और ऑफ सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट सेंट फॉर एनालिसिस टू एनी। मतलब ये सेम चीज़ स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, वो भी अपने हिसाब से क्वालिफिकेशंस को लगा करके वो यहाँ पे ले सकती है। अब क्वालिफिकेशंस यहाँ पे क्या है तो वो हमें नहीं जानना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो क्वालिफिकेशन एक है बट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में अलग अलग क्वालिफिकेशंस रहते हैं। तो उतना ज़्यादा क्वालिफिकेशंस के ऊपर में हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंपली बोलते हैं तो हमें बस ये हम वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा डिटेल में जा करके हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये यहाँ का क्वालिफिकेशन है, ये यहाँ का क्वालिफिकेशन है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो उतना ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नाउ द सेंट्रल बोर्ड एज वेल एज द स्टेट बोर्ड में ऑल्सो थ्रू नोटिफिकेशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ द अप्रोप्रिएट
government appoint such person as it thinks fit and who have the prescribed qualifications to be board analyst for the purpose of analysis। मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ करके जो यहाँ पे दो बोर्ड बनाए गए हैं, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, ये दोनों ही अपने मतलब अगर उनको भी यहाँ पे ये ठीक लगता है तो ये लोग भी सरकार से परमिशन ले करके और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पे ये लोग अपने हिसाब से भी लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 एनी डॉक्यूमेंट परवर्टिंग टू बी अ रिपोर्ट साइंड बाय government analyst or a board analyst may be used as evidence of the fact stated therein in any proceeding under this act। और ये जो बोर्ड रिपोर्ट होता है उस बोर्ड रिपोर्ट को हम लोग एज एन एविडेंस ये कर सकते हैं, बट वो जो सैंपल लिया जाता है वो सैंपल को एज एन एविडेंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो सैंपल बेसिकली कोई यहाँ पे काम का नहीं है। क्योंकि सैंपल से क्या ही पता चले, पानी देख के थोड़ी बता देंगे कि वो पानी यहाँ पे कितना खराब है या फिर कितना ये है। अब ये हाउ इज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर द वाटर एक्ट, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द वाटर एक्ट, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द वाटर एक्ट। अब याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ये दोनों एक ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो कैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है लोगों से बना हुआ है, और कंपोजिशन का मतलब कि उसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि उसमें यहाँ पे काम करते हैं। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिस इन द ऑफिशियल गजेट हैज़ द पावर टू असाइन और सेट अप अ सेंट्रल बोर्ड नेम्ड एज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एज फार एज द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड इज कंसर्न, द सेंट्रल बोर्ड इज टू कंटेन द फॉलोइंग मेंबर्स: अ चेयरमैन हु हैज़ द नॉलेज और हैज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। द चेयरमैन इज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। मतलब एक यहाँ पे चेयरमैन रहेगा जिसके पास में नॉलेज एक्सपीरियंस और उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, नॉलेज और एक्सपीरियंस रहेगा एनवायरमेंटल मैटर्स के साथ डील करने में, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करती है। फिर नॉट मोर देन 5 ऑफिशियल्स टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे यहाँ पे 5 लोग रहते हैं। Not more than 5 members to be nominated by the central government from the members of the state board। और कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड्स होंगे जिन स्टेट बोर्ड से भी यहाँ पे 5 लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। मैक्सिमम 3 members अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज, ट्रेड। मतलब ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनमें से स्पेसिफिकली 3 मेंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब मेनली जो एरियाज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के तहत अच्छे खासे इम्पैक्ट हो जाते हैं उन जगहों से 3 मेंबर्स को यहाँ पे लिया जाएगा। 2 पर्सन टू रिप्रेजेंट द कंपनीज और कॉरपोरेशंस ओन्ड। मतलब सरकारी कंपनीज के लिए जो यहाँ पे 2 लोग वहाँ से भी रहेंगे, क्योंकि कंपनीज से भी पोल्यूशन वगैरह होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंपनीज का बात ही यहाँ पे ना सुने। एंड अ फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी हैविंग कंप्लीट, इसी में भी वही है, कंप्लीट नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक चेयरमैन रहता है, 5 मेंबर्स रहते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे रहते हैं, 5 मेंबर्स ऐसे रहते हैं जो कि स्टेट बोर्ड के बिहाफ पे रहते हैं, 3 मेंबर्स ऐसे रहते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बिहाफ पे रहते हैं, और 2 पर्सन रहते हैं जो कि सरकारी कंपनी के बिहाफ पे रहता है, और एक यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी रहता है। एंड याद रखना कि ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको मन मुताबिक बना करके नहीं लिखा जा सकता है। कंपोजिशन में जो है वही हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो एक चेयरमैन, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मेंबर्स, 5 स्टेट बोर्ड के लिए मेंबर्स, 3 मेंबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, 2 पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 पर्सन जो कि सरकारी कंपनीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, और एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करते हैं व्हाट इज़ द पावर ऑफ स्टेट बोर्ड टू टेक सैंपल्स ऑफ एयर और एमिशन। अब यहाँ पे एयर का सैंपल लेने के लिए भी यहाँ पे ये किया गया है।
अब ये एयर एक्ट है। सो वर्क सेक्शन 26(1) स्टेट्स दैट सैंपल ऑफ एयर और एमिशन में बी टेकन फ्रॉम एनी चिमनी, फ्लू, डक्ट और एनी आउटलेट एज प्रिस्क्राइब्ड। द सैंपल शैल बी एडमिसिबल इन लीगल प्रोसीडिंग्स ओनली ऑन द कंप्लायंस ऑफ कंडीशन लेड ऑन इन सेक्शन 26(3) and 6(4). These are the person taking the sample shall notify the occupier or agent of such occupier of the place from where the sample has been taken. The sample shall be collected in the presence of the occupier or his agent. The sample shall be placed in a container marked and sealed. The container shall be signed by both the person taking the sample and the occupier or his agent. This sample shall be sent to labs for testing and analysis. In a condition where the occupier or agent willfully absents himself, then the sample shall be put into the container and be signed by the person taking the sample only. In a condition where the sample is being taken in the presence of the occupier or agent and such occupier or agent refuses to sign the container, the person taking the sample shall sign the container. Where a sample of emission has been sent for analysis to the laboratory established, analyst appointed shall analyze the same and submit a report in the prescribed form in triplicate. On receipt of the receipt, one copy of the report shall be sent to the occupier or his agent, another copy shall be preserved for production before the court, and the third shall be kept by the state board. Any cost, यहाँ पे वही बात, मतलब बेसिकली सेम बात यहाँ पे बोली गई है। मेनली यह है क्या कि जो हमारा सेंट्रल बोर्ड, मतलब जो भी हमारा बोर्ड वगैरह होगा उसके पास में ये पावर होता है कि जैसे वो जैसे वाटर एक्ट में उसने पानी का सैंपल को यहाँ पे इकट्ठा किया था, यहाँ पे भी वो इकट्ठा कर सकता है। बट यहाँ पे भी वही सेम बातें आती हैं, उसको सबसे पहले यहाँ पे नोटिस देना है उसको। वो नोटिस दे देने के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे वो सैंपल को कलेक्ट कर सकता है। अब वो जो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा उसको यहाँ पे कंटेनर में रखा जाएगा और वो कंटेनर पूरे तरीके से सील्ड रहेगा और उसके ऊपर में सैंपल कलेक्ट करने वाले का और सैंपल जिसने यहाँ पे ये दे रखा है उन दोनों का ही सिग्नेचर उसके ऊपर में रहेगा और ये जो सैंपल है ये यहाँ पे टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। अब अगर कोई आदमी यहाँ पे सैंपल देने से मना कर देता है या फिर वो सैंपल देते वक्त आता नहीं है तो जो आदमी वहाँ पे सैंपल ले जाएगा वही इस बात को यहाँ पे साइन करेगा और वो बाद में बता देगा कि यहाँ पे ऐसा विलफुल डिफ़ॉल्ट हुआ था। और जो भी सैंपल वगैरह दिया गया है वो लेबोरेटरी के पास में जाएगा। लेबोरेटरी में जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो सारे के सारे जो एनालिस्ट हैं वो उसको एनालाइज करेंगे, अपना रिपोर्ट देंगे और ये जो रिपोर्ट होगा ये ट्रिप्लिकेट फॉर्म में होगा। मतलब यहाँ पे जो भी रिपोर्ट होगा उसकी 3 कॉपीज़ बनाई जाएंगी। एक कॉपी जो कि यहाँ पे स्टेट बोर्ड रखेगा, एक जो कि उस मालिक के पास जाएगा जहाँ से सैंपल कलेक्ट किया गया था, और एक वो रहेगा जो कि यहाँ पे बेसिकली ये होगा, मतलब जो कि कोर्ट में परमिशन के लिए इसको रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका और अगर कोई भी खर्चा वगैरह अगर यहाँ पे आता है तो वो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिया जाएगा जैसे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू और ऑफ पब्लिक डिमांड, इन दोनों को यहाँ पे लिया जाता है। फिर अगर बात करें डिस्कस ब्रीफली द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात ये सिलेबस में था भी नहीं, बस एक साल इसको और मतलब ऑल ऑफ अ सडन इसको यहाँ पे पूछ दिया गया था, सो डोंट डू दैट। फिर डिफाइन द टर्म बोर्ड एज लेड डाउन अंडर द वाटर एक्ट। अब बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सो द एक्ट ऑल्सो कन्फर सम पावर टू द एस्टैब्लिश्ड बॉडीज द सेंट्रल बोर्ड एंड द स्टेट बोर्ड टू कंट्रोल पोल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडी। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डिफाइंस द बोर्ड एज टू मीन आइदर द सेंट्रल बोर्ड और द स्टेट बोर्ड। Further, according to Section 2B, the Central Board means Central Pollution Control Board, and according to Section 2H, State Board means the State Pollution Control Board. There are 2 agencies, मतलब बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज में कुछ बहुत यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। वाटर एक्ट में अगर बोर्ड वर्ड है तो उसका मतलब या तो सेंट्रल बोर्ड होगा या तो स्टेट बोर्ड होगा। सेंट्रल बोर्ड का मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड होता है, और स्टेट बोर्ड का मतलब वो बोर्ड जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ खास नॉलेज नहीं मिलता है, बट अगर हम बात करते हैं जनरल पर्पस के हिसाब से तो ये जो स्टेट बोर्ड है, ये जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं ये स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं जिनसे कि ये जो ये हैं मतलब जो लोगों को यहाँ पे मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका ये काम स्पेसिफिकली उनको ये दिया जाता है कि वो लोग यहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कदम उठाएं। तो उसी के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तहत इन बोर्ड्स को यहाँ पे बनाया जाता है। अब ये जो सेंट्रल बोर्ड होता है इसके बारे में हम अच्छा खासा नॉलेज जो है वो यहाँ पे ले चुके हैं। सो द सेंट्रल बोर्ड थ्रू इट्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिस के तहत यहाँ पे
इसको ये करता है, अपॉइंट करता है। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिस इन द ऑफिशियल गजेट हैज़ द पावर टू सेट अप अ सेंट्रल बोर्ड नेम्ड एज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज पार्ट ऑफ द, ये कंपोजिशन मैं पहले ही बता चुका हूँ और फंक्शंस वगैरह भी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। हाँ, अब बात करते हैं जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका क्या क्या यहाँ पे कंपोजिशन होता है। तो देखो, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे वही बात बोली गई है। अब इसमें क्या होगा, एक चेयरमैन होगा जिसके पास भी वही सेम चीज़ रहेगा, वही नॉलेज एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन। नॉट मोर देन 5 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जैसे वहाँ पे 5 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे 5 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। नॉट मोर देन 2 persons by the state government who are functioning as members of the local authorities, मतलब 2 मेंबर्स वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज जैसे जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह हो गया, वहाँ से ये 2 मेंबर्स यहाँ पे रहेंगे। नॉट मोर देन 3 persons नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ, यहाँ पे वही बात है कि मछली हो गया, फिर एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, तो ये इन डिपार्टमेंट से 2, यहाँ पे 3 मेंबर्स रहेंगे, 2 मेंबर्स यहाँ पे कंपनीज वगैरह से रहेंगे और एक मेंबर सेक्रेटरी जो कि फुल टाइम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और इसका क्या यहाँ पे फंक्शंस वगैरह है, तो वही सारी बातें यहाँ पे भी दी गई है कि वो यहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर सकता है, किसी जगह का इंस्पेक्शन कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है, और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड्स वगैरह भी वो यहाँ पे सेट कर सकता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट बोर्ड के कंपोजिशन के बारे में, तो यहाँ पे एक चेयरमैन यहाँ पे भी रहेगा, उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो 5 मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए रहेंगे, 2 मेंबर्स यहाँ पे रहेंगे जो कि हमारे इससे होंगे म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ या फिर जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ से रहेंगे, 3 मेंबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे फिशरीज, एग्रीकल्चर, इन सारे से, और 2 आदमी रहेंगे यहाँ से सरकारी कंपनीज़ के द्वारा, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी कंपनीज़ है जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सारे से, और लास्ट में रहेगा एक मेंबर सेक्रेटरी। अब इसका फंक्शंस तो खैर वही वाला बात है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो ये जो इनको तो यहाँ पे बनाया ही गया है इन सब कारणों से जिनसे कि ये यहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करके रख सके। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, द स्टेट बोर्ड हैज़ द पावर टू लिमिट द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ एनी ऑर्डर passed by it in matters relating to prevention and controlling water pollution. This means that the orders passed by the state board will only apply in the areas that were affected by the pollution. It is up to the state board to determine which area is to be declared water polluted. मतलब बेसिकली जो स्टेट बोर्ड है वो अपना जुरिसडिक्शनल एरिया बोल देता है कि उसका कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर वो किस जगह पे यहाँ पे अप्लाई करेगा। Further, according to Section 20 of the Act, the State Board also has the power to inspect any land, conduct surveys, or gauge in any area if it thinks fit for controlling or preventing water pollution. It can also ask any company, मतलब यहाँ पे भी वही बात बोली गई है कि वो खुद इंस्पेक्शन कर सकता है। मतलब ये बात इंस्पेक्शन करने की जो बात है इसको दोबारा से सेक्शन 20 में दे दिया गया है ताकि ये और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हो सके। ठीक है, फिर द स्टेट बोर्ड ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्टॉप एनी पर्सन टू एंटर इन टू एनी पॉइजनस, नॉक्सियस और पोल्यूटिंग मैटर डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड्स लेड डाउन। खैर ये सब उतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली हम लोग ये जान चुके हैं कि वो किन किन तरीक़ों से यहाँ पे ये करता है। अब इसके बाद होता है एक जॉइंट बोर्ड। अब जॉइंट बोर्ड से हमें यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा बोर्ड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ही इससे बनता है, दोनों के ही यहाँ पे कोऑपरेशन से ये बनता है। सो एन अग्रीमेंट मे बी एंटर्ड इनटू बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अनदर स्टेट टू सेट अप अ जॉइंट बोर्ड। सिमिलरली द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज कैन ऑल्सो एंटर इनटू एन अग्रीमेंट फॉर कंस्टिट्यूटिंग अ जॉइंट बोर्ड। मतलब कि एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी यूनियन टेरिटरी का अगर कोई गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली का गवर्नमेंट हो गया, तो ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट वगैरह हैं ये लोग भी आपस में जॉइंट बोर्ड को यहाँ पे बना सकते हैं। अब जॉइंट बोर्ड में यहाँ पे क्या क्या रहेगा, तो इसका कंपोजिशन भी थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे डिफरेंट होगा। पहला, एक चेयरमैन तो हर जगह रहेगा और फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी भी यहाँ पे हर जगह ही रहेगा। और अगर बात करते हैं इसमें तो जॉइंट बोर्ड में अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अगर यहाँ पे जॉइंट बोर्ड बनाया जा रहा है तो हर 2 गवर्नमेंट से एक एक आदमी यहाँ पे रहेगा। जैसे अगर वेस्ट बंगाल एंड बिहार मिल करके एक जॉइंट बोर्ड बनाते हैं तो वो जो जॉइंट बोर्ड है उसमें एक आदमी बिहार से रहेगा एंड एक यहाँ से रहेगा। फिर नॉन ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय ईच स्टेट टू रिप्रेजेंट, मतलब
अब जैसे वो जो वहाँ पे डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर, फिशरीज और ट्रेड, इसको करने के लिए एक आदमी यहाँ पे रहेगा, 3 आदमी नहीं रहेंगे, और 2 आदमी यहाँ से भी सरकारी कंपनीज़ के हिसाब से रहेगा, और एक फुल टाइम सेक्रेटरी तो यहाँ पे भी रहेगा। तो अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक चेयरमैन रहेगा, 2 मेंबर्स दोनों स्टेट से, 1 मेंबर अलग अलग डिपार्टमेंट से, 2 मेंबर्स कंपनी से, और 1 मेंबर फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी रहेगा। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की, कि मेंबर्स को हम लोग यहाँ पे कब डिसक्वालीफाई यहाँ पे कर देंगे, तो वही बात है जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर वो विलफुल डिफ़ॉल्टर हो जाता है। अगर इसके बाद उसने कोई ये किया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वो यहाँ पे होल्ड करने लग जाता है, मतलब एक ऐसे कंपनी में वो काम कर रहा है जो कि बोर्ड के साथ काम नहीं करती, जो कि एक मतलब बेसिकली जो कंपनी बोर्ड को हेल्प नहीं करती है, वैसे कंपनी में अगर वो यहाँ पे काम करने लग जाता है, अगर वो आदमी अनसाउंड माइंड का हो जाता है या फिर वो आदमी अपने यहाँ पे पावर्स को मिसयूज़ करता है। और अगर बात करते हैं मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, तो इन एवरी 3 मंथ्स द बोर्ड हैज़ टू कंडक्ट अ मीटिंग एंड रिव्यू ऑल द लॉज and the orders implemented by it. Apart from that, it also has to assess and discuss the future plan of action if the chairman of the board thinks that an urgent meeting is required. मतलब हर 3 महीने में यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होगा, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो इससे भी ज़्यादा यहाँ पे ली जा यहाँ पे उसको मतलब इससे भी ज़्यादा मीटिंग्स यहाँ पे ली जा सकती है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन बेंच के बारे में, अब ग्रीन बेंच होता क्या है? अब जैसे बेंच का मतलब क्या होता है, एक मतलब ग्रीन बेंच, एक बेंच का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस। तो अ ग्रीन बेंच इज अ जुडिशियल बेंच दैट हियर्स एंड एडजुडिकेट्स डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ग्रीन बेंच वाज द अर्लियर फॉर्म ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। द फर्स्ट ग्रीन बेंच वाज इन कोलकाता। मतलब देखो ग्रीन बेंच अब यहाँ पे नहीं आता है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो है ग्रीन ट्राइब्यूनल बन चुका है, मतलब जो स्पेसिफिकली ये एनवायरमेंटल मैटर्स को डील करने के लिए एक स्पेसिफिक लॉ जो है, एक स्पेसिफिक बोर्ड हमने यहाँ पे कंस्टिट्यूट कर दिया है। सो बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन बेंच अभी हम इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करते, ये पहले इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस समय पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो नॉर्मल कोर्ट्स में ही जो एनवायरमेंटल लॉज है उनका यहाँ पे ये होता था, एनवायरमेंटल लॉज को उसी पे एनवायरमेंटल का जो केस लॉज होता था वो सब उसी में डील किया जाता था। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो एक कोर्ट क्या करता था, अलग से अपना जजेस को लेकर के एक ग्रीन बेंच बना दिया करता था, और ये ग्रीन बेंच सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में शायद ये यहाँ पे बना था। बट अगर हम अभी की बात करते हैं तो ग्रीन बेंच जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अब अलग से यहाँ पे कोर्ट को ही बना दिया गया है। सो देयर इज नो नीड फॉर अ पर्टिकुलर कोर्ट टू मेक अ ग्रीन बेंच। नाउ इन April 16, 1996 अ डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब मैं तो खैर हाँ मतलब ये पहली बार वहाँ पे बना था, ठीक है। अब इसके साथ अलग यहाँ पे बने, देखो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग नॉलेज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रीन बेंच है ये पहले होता था, मतलब कलकत्ता में सबसे पहले यहाँ पे बना, जहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट को यहाँ पे ये किया गया था। फिर ऐसे यहाँ पे चेन्नई में बनाया गया, और ये जो चेन्नई के बाद अलग अलग जगहों पे भी इनका ये हुआ, बट ये बहुत दिन तक नहीं चल पाए, क्योंकि बाद में एक स्पेसिफिक कोर्ट ही यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है। नाउ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, अब ये क्या है? तो ये एपेक्स बॉडी है इंडिया में जो कि वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स, मतलब जानवरों जंगली जानवरों से जो रिलेटेड मैटर्स होता है वो उन सारे मैटर्स को ये यहाँ पे उन सारे मैटर्स को जो है वो यहाँ पे डील करता है। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इट अप्रूव्स प्रोजेक्ट्स, जो कि यहाँ पे मतलब वाइल्ड लाइफ को गवर्न करने के लिए यहाँ पे एक अलग से जो है बोर्ड वगैरह को यहाँ पे बना दिया गया है। इट इज़ एन एडवाइजरी बोर्ड एंड एडवाइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द पॉलिसी मैटर्स कंसर्न विद वाइल्ड लाइफ। मतलब सेम पावर्स इसके पास भी यहीं पे हैं, बट ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे ये कर सकता है, ये दे सकता है कि भाई आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज वगैरह को यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह वो यहाँ पे दे सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे, ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ये शॉर्ट नोट्स में भी आने का चांसेस नहीं है, एंड अगर आएगा भी तो बहुत इसको आराम से स्किप किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो है स्टेट वाटर लेबोरेटरी, तो भाई अब तक तुम लोग इतना कुछ जान ही चुके हैं कि ये होता क्या है। तो एक लेबोरेटरी यहाँ पे बेसिकली बनाई जाती है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक लेबोरेटरी को वो यहाँ पे बना देती है, और अगर वो नहीं बना पाती है एक अलग से लेबोरेटरी तो वो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ही डिक्लेयर कर देगी। मतलब जो पहले से ही एक प्राइवेट लेबोरेटरी को
जो कि नॉन गवर्नमेंट था उसको भी वो लेबॉरेटरी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती है। और ये जो लेबॉरेटरी यहाँ पे होती है उसका क्या फंक्शंस रहेगा, वो किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, और बाकी सारी बातें वो सारे स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पे बताएगा। मतलब बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे नॉलेज नहीं दिया गया है, बट स्पेसिफिकली यही कि कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता है या फिर जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट होता है वो सारा का सारा यहाँ पे किसी भी मतलब या तो वो एक अलग से लेबॉरेटरी को यहाँ पे बनाए या फिर लेबॉरेटरी को बना देने के बाद जो है वो ये करे, मतलब एक जगह जो कि पहले से लेबॉरेटरी है उसको डिक्लेयर कर दे और उसका जो भी फंक्शंस, प्रोसीजर्स एंड पावर्स होगा वो सारा का सारा वही यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो ऑल टुगेदर इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आना है वो है कि जो भी यहाँ पे एयर और वाटर एक्ट, पर्टिकुलरली वाटर एक्ट में जो बोर्ड्स हैं, सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड्स, इसके यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस हैं उनको यहाँ पे बेसिकली हमें जो है वो स्टडी करना है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत दूसरे एक्ट से हम लोग देख सकते हैं, बट मेनली जो बोर्ड्स का फंक्शंस, कंपोजिशन एंड पावर्स, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे आती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला वाला है वो हम लोग अब चालू करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 5 जो कि है जुडिशियरी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन।